चलिए आज हम बात करेंगे कश्मीर से जुड़ी एक खबर के बारे में। घाटी में फिर गूंजा 1990 का नारा, मुस्लिम जाबाज फोर्स लौटी। 36 साल बाद आया वो खौफनाक नाम मुस्लिम जाबाज फोर्स ने लगाए पोस्टर। कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी जारी। और घाटी में बचे कश्मीरी पंडित को मिल रही है डेथ लिस्ट। अनजान नंबरों से उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं और फाल्कन स्क्वाड का लेटर, टीआरएफ की चेतावनी। और पंडितों का सीधा अब सवाल है कि पुलिस, हमारी सुरक्षा काफ़ी नहीं है, हमें भी हथियार दो वरना हमारा क्या होगा। ये जो खबर है वो कश्मीर से निकल कर आ रही है, जहां घाटी में कौन बना रहा कश्मीरी पंडितों की डेथ लिस्ट। 36 साल पुरानी मुस्लिम जाबाज फोर्स लौटी है, जिसमें पंडित अब कह रहे हैं कि हमें भी हथियार दो वरना हमारा क्या होगा। जैसे ये जो खबर है, अगर इसे पॉइंट वाइज देखें तो सबसे पहले इसके जो मुख्य पॉइंट हैं उन्हें देखेंगे। जैसे कि ये धमकियां जो हैं वो किसके द्वारा दी जा रही हैं। कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग की खुली जो धमकी है वो मिल रही है। मुख्य रूप से लश्कर ए तैयबान के प्रॉक्सी ग्रुप द रेजिडेंट फ्रंट ने धमकियां दी हैं। इसके अलावा फाल्कन स्क्वाड के नाम से एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें पंडितों को सीधे जान से मारने की जो धमकी है वो दी गई है। 1990 के दशक में सक्रिय रहा पुराना मिलिटेंट ग्रुप, जिसे मुस्लिम जाबाज फोर्स 36 साल बाद फिर से एक्टिव हो गया है। इसने पोस्टर लगाकर कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी और भारत को तबाह करने की धमकी दी है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये सभी ग्रुप लश्कर ए तैयबान से जुड़े हुए हैं और अब मिलकर काम कर रहे हैं। समय और ट्रिगर की बात करें तो हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटनाओं के बाद मुस्लिम जाबाज फोर्स ने पोस्टर जारी किए हैं, जिससे जिहाद की जो अपील है वो की गई है। जनवरी 2026 के अंत में कश्मीर के कुछ हिस्सों में ये पोस्टर लगे, जिससे पंडित जो समुदाय है उसमें काफ़ी जो डर है वो बढ़ गया है। कश्मीरी इस पंडित जो है उसकी उनकी इस पर क्या जो प्रतिक्रिया है, तो पंडितों ने कहा है कि पुलिस की सुरक्षा अब हमारे लिए पर्याप्त नहीं है और वे लगातार डर से भी जी रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि उन्हें भी हथियार दिए जाएं ताकि वे खुद की रक्षा कर सकें। एक पंडित ने कहा कि कुछ भी कर लें, उनकी जिहादी मानसिकता खत्म नहीं हो सकती। वे अपनी फोर्स पर यकीन जताते हैं लेकिन सरकारी सुरक्षा पर भरोसा कम करते हैं। इससे जुड़े बड़े संदर्भ, जैसे यह धमकियां जो है वो 2021 से चल रही टारगेट किलिंग की श्रृंखला का हिस्सा है, जहां टीआरएफ और अन्य ग्रुप्स ने हिंदू पंडित व्यक्तियों जैसे कि फार्मासिस्ट, टीचर्स को निशाना बनाया है। 2025 में पहलगाम मासेचर, जिसमें कि 26 जो मौतें हुई थी ज़्यादातर हिंदुओं की, जैसी घटनाओं ने स्थिति को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि घाटी में बचे पंडितों को डेथ लिस्ट बनाकर टारगेट किया जा रहा है और यह लश्कर ए तैयबान के प्रॉक्सी ग्रुप का सामूहिक प्रयास है। इससे जुड़े अन्य जो पॉइंट है, जैसे जो कश्मीरी जो पंडित हैं उनके पलायन होने के प्रमुख कारण क्या हैं। कश्मीरी जो पंडित हैं उनके पलायन जो है वो भारतीयों के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। यह मुख्य रूप से 1989 से 90 के दौरान हुआ, जब कश्मीर घाटी में बढ़ते इस्लामिक मिलिटेंसी और आतंकवाद के कारण कश्मीरी हिंदू पंडित समुदाय को बड़े पैमाने पर घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। इसे कई लोग एथनिक क्लीनिंग या फोर्स्ड माइग्रेशन कहते हैं, जबकि कुछ इसे जेनोसाइड तक मानते हैं। इससे जुड़े मुख्य कारण, जैसे आतंकवाद का उदय जो है वो प्रमुख कारण है। 1990 के दशक के अंत में JKLF यानी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो है हिजबुल्लाह मुजाहिदीन जैसे ग्रुप सक्रिय हुए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बढ़ा, जो भारत विरोधी और इस्लामिक राज्य की मांग पर कर रहा था। टारगेट किलिंग की बात करें तो कश्मीरी पंडित, विशेषकर नेता, जज, टीचर्स, डॉक्टर्स और सरकारी अधिकारियों को चुन चुनकर मारा गया है। जैसे अगर इसके उदाहरण दें तो सितंबर 1989 में बीजेपी नेता टीकालाल टपलू की हत्या कर दी गई थी। 1989 में ही नवंबर में रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या की गई थी। वहीं अन्य हत्याएं, जैसे कि प्रेमनाथ भट्ट, गिरिजा टिक्कू जैसे 7 क्रूरता हुई। इनसे ये जो डर है वो काफ़ी फैल चुका है। धमकियों के और प्रचार की बात करें तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर से नारे लग रहे हैं और रलीव गलीव या चलीव, इस्लाम कबूल करो या मरो या कश्मीर छोड़ो।
अखबार जैसे कि अल्फाजा और अतलाफा में हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के नाम से धमकियां छपी जा रही हैं। महिलाओं को धमकाया गया है और घरों पर मार्किंग की गई है। राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो 1987 के चुनावों में धांधली हुई थी। फारूक अब्दुल्ला सरकार का इस्तीफा हुआ था जनवरी 1990 में। जगमोहन का राज्यपाल बनना और पंडितों को लगा कि सुरक्षा नहीं मिलेगी। भय का माहौल काफी है। जैसे 1986 के अनंत तांग दंगों से पहले से काफी तनाव था। 1989 से 90 में हिंसा चरम पर पहुंची, जिससे पंडितों में पैनिक जो फैला है, काफी अधिक मात्रा में उनमें जो डर का माहौल बना हुआ है। इससे जुड़ी जो टारगेट किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित हैं उनकी बात करें तो टारगेट किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित 2021 से शुरू हुई एक नई लहर है, जो आर्टिकल 370 हटने 2019 में जिसे हटाया गया था उसके बाद मिलिटेंसी के रिवाइवल का हिस्सा है। यह 1990 के एक्सोड के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कश्मीरी हिंदुओं या पंडितों समुदाय को निशाना बनाने वाली घटना है। मुख्य रूप से टीआरएफ और एपीपीए, मुस्लिम जज्बात फोर्स, कश्मीर टाइगर्स आदि ने जिम्मेदारी इस घटना की ली है। ये हमले आउटसाइडर्स और सरकारी कर्मचारियों पंडितों को दिल्ली के प्यादे बताकर किए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो धार्मिक पहचान यानी कि हिंदू पर आधारित लगते हैं। जैसे कि 2021 की बात करें, जहां सबसे ज़्यादा चरम पर ये हत्याएं और जो घटनाएं पहुंची थी, अक्टूबर में कई हत्याएं की गई थी। जैसे 5 अक्टूबर को मखान लाल बिंडूरू की हत्या की गई थी, जो कि प्रसिद्ध फार्मासिस्ट कश्मीरी पंडित थे। उनकी हत्या श्रीनगर में हुई थी। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। 7 अक्टूबर को दीपक चंद्र जो कि हिंदू टीचर हैं और स्पाइडर कौर जो कि सिख प्रिंसिपल की हत्या स्कूल में की गई थी। 2022 की बात करें तो इसमें भी काफ़ी जो हत्याएं हैं वो जारी रही। जैसे कि सोफियन कुलबान बडगांव में कई हत्याएं हुई, जैसे कि हिंदू टीचर्स की, ड्राइवर्स की, रेवेन्यू ऑफिसर्स की। कुल 10 हिंदू मौतें हुई, जिसमें पंडित शामिल थे। टीआरएफ और अन्य ग्रुप्स ने हिट लिस्ट जारी की थी। मई जून में कई पंडित परिवार जो है घाटी छोड़कर भागे थे, जिसमें 5,500 प्लस पीएम पैकेज वाली कर्मचारी भी मौजूद थे। 2023 की बात करें तो इसमें भी कुछ मामले हुए। जैसे फरवरी में संजय शर्मा की हत्या की गई थी पुलवामा में। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। 2024 से 25 की बात करें तो इसमें भी पैटर्न जारी रहा, लेकिन हमले बड़े हुए। 2025 में पहलगाम मासिकर, जिसमें 22 अप्रैल को 26 मौतें हुई, जिसमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। टीआरएफ ने पहले जिम्मेदारी ली, फिर इनकार भी किया। हमलावरों ने धर्म पूछकर निशाना बनाया था। अन्य जैसे गंडरबाल में निर्माण कंपनी वाले रियस पिलग्रिम अटैक हुआ, जिसमें काफ़ी जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई थी। हालिया की बात करें, हालिया घटना की 2026 में, तो मुस्लिम जनजान फोर्स 36 साल बाद एक्टिव हुई है, जिसमें पेलकॉन स्क्वाड की धमकियां मिली हैं। मेंटन इलाके में पंडितों को डेथ लिस्ट मिल रही हैं। कुल मौतें 1990 से के बाद से 399 प्लस हो चुकी हैं, जिसमें केपीएस सर्वे, लेकिन हाल ही में 20 से 30 पंडित हिंदू जो है वो मारे गए हैं। इनके अगर कुल प्रभाव की बात करें तो संख्या, जैसे 2019 से अब तक 14 से 20 कश्मीरी पंडित की जो मौत है वो हो चुकी है। प्लस अन्य जो हिंदू, सिख और माइग्रेटेड टीआरएफ मुख्य जिम्मेदार जो है वो टीआरएफ जो है वो लेती है। डर के माहौल की बात करें तो घाटी में बचे 6,000 से 15,000 पंडित घर में ही जी रहे हैं। कई पीएम पैकेज छोड़कर भाग गए हैं और पुनर्वास योजना पर हमले जो है वो बढ़े हैं। कारण की बात करें तो मिलिटेंट जैसे डेमोग्राफिक चेंज रोकने के नाम पर करते हैं, जैसे नए डेमोशियल पंडित रिहेबिलिटेशन, लेकिन कई जो हमले हैं वो धर्म आधारित हुए हैं। जैसे कि जो है कलमा पढ़वाकर उनकी जो हत्या है वो की गई थी। सरकारी रिस्पॉन्स यानी कि जो सरकार है उसकी अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर जो कि 2025 में हुआ था, टीआरएफ पर बैन लगाया गया था 2023 में, लेकिन धमकियां जारी रहीं और पंडित संगठन न्याय और सुरक्षा की मांग करते रहे। मुस्लिम जाबाज फोर्स के अगर इतिहास की बात करें तो मुस्लिम जाबाज फोर्स जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में शुरुआत में उभरा एक मिलिटेंट ग्रुप था, जो कश्मीर घाटी में भारत विरोधी गतिविधियों और अलगाववाद से जुड़ा हुआ था।
जैसे इसके अगर उदय और प्रारंभिक गतिविधियों की बात करें तो 1980 के दशक के अंत में कश्मीर में बढ़ते मिलिटेंसी के दौर में एमजेएफ का गठन हुआ। यह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप के साथ समानांतर काम करता रहा, लेकिन इसका फोकस इस्लामिक जिहाद और कश्मीर की आज़ादी पर था। 1990 के दशक में यह ग्रुप कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौरान सक्रिय रहा, जहां धमकियां, हमले और प्रचार के माध्यम से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार एमजेएफ ने उस समय कई हमलों की जिम्मेदारी ली जिसमें नागरिकों और सुरक्षा बलों को टारगेट किया गया था। यह पाकिस्तान समर्थित मिलिटेंसी का हिस्सा माना जाता था, हालांकि इसका कोई आधिकारिक पाकिस्तानी कनेक्शन साबित नहीं हुआ था। इसकी अगर संरचना और विचारधारा की बात करें तो एमजीएफ की विचारधारा इस्लामिक कट्टरवादी पर आधारित थी, जो कश्मीर को आज़ाद कराने के नाम पर जिहाद की अपील करती थी। यह छोटा ग्रुप था लेकिन प्रभावी और इसमें स्थानीय कश्मीरी युवा शामिल थे। 1990 के दशक के मध्य तक यह कम सक्रिय हो गया, लेकिन क्योंकि जो बड़े ग्रुप्स थे जैसे कि लश्कर तैयबान और जैश ए मोहम्मद ने कश्मीरी मिलिटेंसी पर कब्जा कर लिया था, इसलिए ये 90 के दशक में काफ़ी कम सक्रिय हुआ था। लेकिन 90s में इसमें काफ़ी गिरावट आई थी। जैसे कि 2000 के दशक की शुरुआत में एमजेएफ लगभग निष्क्रिय हो गया था। कई सदस्यों की गिरफ्तारी, मौत हुई या अन्य ग्रुप्स में विलय के कारण यह पृष्ठभूमि में चला गया। इससे इसकी जो फोर्स है उसके अगर रिवाइवल की बात करें तो इसने 2021 में अपनी वापसी की है। 2021 के बाद एमजेएफ ने फिर से सक्रियता दिखाई, जो 2021 के बाद आर्टिकल 370 हटने, जो कि 2019 के बाद कश्मीर में मिलिटेंसी के नए दौरे का हिस्सा था। यह रिवाइवल लश्कर तैयबान और जैश ए मोहम्मद जैसे बड़े ग्रुप के प्रॉक्सी के रूप में देखा जाता है, जहां पुराने नामों को नए रूप से इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। जैसे 2021 में इसकी वापसी की बात करें तो फरवरी 2021 में श्रीनगर के कृष्णा ढाबा पर हमला हुआ, जिसमें आकाश मेहरा, जो ढाबा के मालिक का बेटा था जो कि हिंदू बताया जाता था, उसकी मौत की गई थी। एमजेएफ ने जिम्मेदारी ली और इसे नए डोमिसाइल नियमों, जो कि आउटसाइडर्स को कश्मीर में बसने की अनुमति देते हैं, के खिलाफ बताया जाता है। यह हमला कश्मीरी पंडितों और हिंदू समुदाय में डर फैलाने का हिस्सा था। 21 से 22 की अगर इनकी गतिविधियों की बात करें तो एमजेएफ ने रेजिडेंटी फ्रंट, पीपल एंटी फेस्टेड फ्रंट पीएएफएफ, कश्मीरी टाइगर्स और गंजावी फोर्सेस जैसे ग्रुप के साथ मिलकर काम किया। इन ग्रुप्स ने टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी इन ग्रुप्स ने टारगेट किलिंग की, जिसमें कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट वर्कर्स, टीचर्स और कुछ सरकारी कर्मचारी शामिल थे। उदाहरण की बात करें तो 2021 में माखनलाल बिंदु, जो कि हिंदू फार्मासिस्ट थे, उनकी हत्या की गई थी। एमजेएफ को लश्कर तैयबान का ऑफशूट माना जाता है, जो हथियार की तस्करी, भर्ती और नारकोटिज्म स्मगलिंग में शामिल है। 2023 में पाकिस्तान बेस्ड जनबाज फोर्स का जिक्र आया, जो G20 इवेंट के समय भारत को धमकी दे रहा था, लेकिन यह एमजेएफ से अलग या जुड़ा हुआ हो सकता है। 24 से 26 में बढ़ती इनकी अगर सक्रियता की बात करें तो 25 में पहलगाम नरसंहार, जिसमें 26 मौतें हुई, एमजेएफ का नाम जुड़ा इससे। हालांकि टीआरएफ ने मुख्य जिम्मेदारी ली, लेकिन नवंबर 2025 में दिल्ली ब्लास्ट के बाद एमजेएफ ने कश्मीर में पोस्टर लगाई, जिसमें कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी और भारत को तबाह करने की अपील की। 2026 की शुरुआत में फाल्कन स्क्वाड के साथ मिलकर कश्मीरी पंडितों को डेथ लिस्ट की धमकियां दी गई, जिसमें घाटी में बचे पंडितों में काफी डर का माहौल बन गया है। कुछ कश्मीर की मिलिटेंसी के रिवाइवल और मुख्य जो चरण और कारक हैं उनकी बात करें तो कश्मीर में मिलिटेंसी का रिवाइवल मुख्य रूप से 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद देखा गया, लेकिन 2021 में तेज हुआ, जब 24 से 25 में चरम पर पहुंचा। 2019 से 2020 में कोविड के दौरान लॉकडाउन और सख्त सुरक्षा के कारण हमले कम हुए थे, लेकिन उनके बाद हाइब्रिड मिलिटेंसी, जिसमें लोकल प्लस फॉरेन फाइटर्स, टारगेटेड किलिंग और सिविल इंटीमिडेट ने जोर पकड़ा। 2025 में पहलगाम हमला ने स्थिति को और भी गंभीर बनाया, जहां 26 लोगों की मौतें हुई।
जैसे 2019 से 20 में शुरुआती गिरावट की बात करें तो आर्टिकल 370 हटने के बाद लॉकडाउन, इंटरनेट और ब्लैकआउट और सुरक्षा ग्रिड से मिलिटेंसी एक्टिविटी कम हुई, लेकिन यह शांत दौर था, न कि खत्म। ग्रुप ने रणनीति बदली। 21 से 23 के बीच की बात करें रेजिडेंसी की, तो टारगेटिक किलिंग जो है वो काफी बड़ी थी। कश्मीरी पंडित, हिंदू टीचर्स, फार्मासिस्ट, माइग्रेट वर्कर्स को निशाना बनाया गया था। इसमें नए ग्रुप उभरे थे जैसे कि द रेजिडेंट फ्रंट, TRF, और लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी जो है वो माना जाता है, जिसमें पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, PAFF, कश्मीरी टाइगर्स और जनवानी फोर्स शामिल है। कारण इसके क्या थे, तो नए डोमिसाइल नियमों से डेमोग्राफिक चेंज का डर, स्थानीय युवाओं में असंतोष, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा से भर्ती। जम्मू क्षेत्र में मिलिटेंसी दक्षिण की ओर फैली है। 24 से 25 की घातक एक्सक्लेशन की बात करें तो रेजी हमला, जिसमें हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर अटैक किया गया था, जिसमें 9 मौतें हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी TRF ने ली थी। पहलगाम माशेकर, इसमें जो पर्यटन है वो काफी मात्रा में मारे गए थे, इसकी भी जो जिम्मेदारी है वो TRF ने ही ली थी, लेकिन बाद में मना कर दिया। हमलावरों ने पीड़ितों से धर्म पूछा और कलमा पढ़वाने की भी कोशिश की थी, जिसमें 26 लोगों की मौतें हुई थी। भारत ने इसे पाकिस्तान समर्थित बताया। ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में 9 टेरर कैंपस पर स्ट्राइक भी किया गया था, जिसमें 100+ मिलिटेंसी मारे गए का दावा किया जाता है। इसके बाद ऑपरेशन महादेव किया गया, जिससे पहलगाम हमले के 3 मिलिटेंसी को मार गिराया। 2025 में कुल मौतें 92 हुई, जिसमें सुरक्षा बल, सिविलियंस और कुछ मिलिटेंसी, लेकिन सिविलियंस अटैक काफी बढ़े। 2026 की भूमिका स्थिति की बात करें करंट की, फरवरी 2026 की, तो मिलिटेंसी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ड्रोन घुसपैठ और LOC पर फायरिंग और पोस्टर्स धमकियां जारी है। जम्मू में विलेज डिफेंस गार्ड VDG की संख्या बढ़ाई गई है और अल्टरेंट सिविलाइजेशन को हथियार दिए गए हैं, लेकिन आलोचना हो रही है कि यह काउंटर इंसर्जेंसी का बोझ लोकल लोगों पर डाल रहे हैं। पर्यटक रिकवरी, जैसे कि पहलगाम हमले के बाद स्पॉट्स बंद हुए थे, लेकिन फरवरी 2026 में 14 टूरिस्ट स्पॉट दोबारा खोले गए हैं। प्रभाव और इसके अगर भविष्य की बात करें तो कश्मीरी पंडितों को हिंदुओं से डर जो है वो बढ़ा है और कई PM पैकेज को भी छोड़कर भाग गए हैं। पर्यटन और अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन 2026 में रिकवरी की कोशिशें भी हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हाइब्रिड मिलिटेंसी, सोशल मीडिया, सिविलाइंस टारगेट्स कई चुनौती हैं। भारत की नीति अब जीरो टॉलरेंस है, कोई भी अटैक एक्ट ऑफ वॉर माना जा सकता है, लेकिन स्थानीय असंतोष, बेरोजगारी और राजनीतिक मुद्दे जैसे कि स्टेटहुड की मांग मिलिटेंसी को ईंधन दे सकते हैं। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और कुछ पुनर्वास। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति जैसे कि घाटी में बचे पंडित जो हैं लगभग 6000 से 15000, कुल अनुमान 0.1% आबादी ज्यादातर PM पैकेज के तहत सरकारी नौकरी वाले हैं, जो ट्रांजिट कैंपों, कॉलोनियों में रहते हैं। हाल की धमकियां से डर काफी जो है वो बढ़ गया है। पंडित संगठन कहते हैं कि पुलिस सुरक्षा पर्याप्त नहीं, इसलिए कुछ ने हथियार देने की भी मांग की है, जैसे कि विलेज डिफेंस गार्ड जैसी व्यवस्था का भी विस्तार काफी तेजी से वहां पर हो रहा है। प्रधानमंत्री पैकेज की प्रगति की बात करें तो कुल 6000 नौकरियां, जिसमें अब तक 5868+ अपॉइंटमेंट्स जारी किए गए हैं। आवास कुल मिलाकर 6000, जिसमें ट्रांजिट फ्लैट जो है, जिसमें से दिसंबर 2025 तक 4096, पूरी तरह 3250 प्लॉट अलॉट जो है वो किए गए। बाकी 1904 निर्माणाधीन है, जिसमें 26 से 27 में पूरा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। फ्लैट जैसे कि बारामुल्ला, अनंततंग, सब और शोपियान और आदि में जो है वो बने हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी अच्छी है। राहत की बात करें तो प्रति परिवार को 13,000 जो है वो जो है वो कैश दिया जा रहा है, प्लस राशन भी वहां पर मौजूद किया जा रहा है, लेकिन जो संगठन है वो 27,000 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नवजात बच्चों के लिए राहत बढ़ाने को प्रस्ताव जो है MCH को भेजा गया है।
सरकारी प्रयास की बात करें तो केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार ओमार अब्दुल्ला के नेतृत्व में 2026 से 27 में बजट को पुनर्वास को तेज करने की घोषणा की गई है। हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी और सर्विस डिलीवरी पर भी फोकस का भी किया जा रहा है। वापसी स्वैच्छिक बताई जा रही है, कोई जबरदस्ती इसमें नहीं दिखाई जा रही। राजनीतिक अगर इसके बयान की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई नहीं रोक रहा, घर जाओ, लेकिन कई पंडित ऐसे व्यवहारिक नहीं मानते। सुरेंद्र चौधरी जो कि सीएम DI CM है, उन्होंने कहा कि पुनर्वास लंबी प्रक्रिया है लेकिन शुरू हो चुकी है। इनकी मांगों की और चुनौतियों की बात करें तो ये सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, ये न्याय की मांग कर रहे हैं, जैसे एंटी जेनोसाइड बिल, जनसंहार पीड़ित दर्जा, ट्रॉमा हीलिंग आदि की ये मांग कर रहे हैं। मुख्य आतंकवादी ग्रुप कनेक्शन की बात करें, यानी कि इस घटना से कौन कौन से जो आतंकवादी ग्रुप हैं उनकी जो कनेक्शन है वो बताया जा रहा है। तो कश्मीर में सक्रिय अधिकांश ग्रुप पाकिस्तान आधारित या पाकिस्तान समर्थित माने जाते हैं। जैसे द रेजिडेंट फ्रंट की बात करें तो मुख्य ग्रुप जो 2021 में टारगेट किलिंग और हमलों में सक्रिय था। भारत और कई अंतर्राष्ट्रीय स्रोत इसे लश्कर तैयबान का प्रॉक्सी ऑफशूट मानते हैं। TRF ने पहलगाम हमले की शुरुआत में जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में इसका इनकार कर दिया। लश्कर तैयबान की बात करें तो 1980 के दशक में पाकिस्तान में बना और 2008 में बम्बई हमलों में मुख्य आरोपी भी रहा है। UN, US और UK आदि द्वारा इसे टेररिस्ट भी घोषित किया गया है। कश्मीर में TRF और PAFF और गानवाजी फोर्स जैसी प्रॉक्सी के जरिए काम हो रहे हैं। पहलगाम हमले में NIA ने लश्कर तैयबान और TRF को चार्ज किया था और पाकिस्तान आधारित बताते हुए इसको काफी चार्ज किया था। पाकिस्तान दावा करता है कि लश्कर तैयबान डिफंक्शन है, लेकिन रिपोर्ट्स में ये काफी सक्रिय दिखाया जाता है। जैसे मोहम्मद की बात करें तो 2000 में मसूद अजहर द्वारा पाकिस्तान में ये गठित किया गया था और पुलवामा 2019 हमला के मुख्य आरोपी ये बताए जाते हैं। UN रिपोर्ट्स में जैसे मोहम्मद को दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट और पहलगाम हमले से जोड़ा गया है। पाकिस्तान में खुले में काम नेता मसूद अजहर पर प्रतिबंध लेकिन फ्री जो है वो बताया जाता है। मुस्लिम अनबाज ग्रुप की बात करें तो 1990 के में काफी सक्रिय रहा और 2021 में रिवाइवल आकाश मेहरा हत्या और श्रीनगर में ये काफी सक्रिय था। लश्कर तैयबान प्रॉक्सी माना जाता है और 2025 से 26 में पोस्टर जारी किए और इन्होंने जिहाद अपील दिल्ली ब्लास्ट के बाद सक्रिय काफी रही है। पाकिस्तान अगर इसके कनेक्शन की बात करें तो लश्कर तैयबान जैसे बड़े ग्रुप से लिंक और हथियार और ट्रेनिंग काफी तौर से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अन्य ग्रुप जैसे कश्मीर टाइगर्स और PAFF, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन, ये ग्रुप भी इससे जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान कनेक्शन के सबूतों की बात करें तो क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट, LOC पर लॉन्च पैडर्स, हथियार स्मगलिंग, ट्रेनिंग कैंप, POK और पाकिस्तान जो कि पंजाब में पाकिस्तान पंजाब में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। पहलगाम हमले की बात करें तो TRF और लश्कर तैयबान इससे इसका लिंक बताया जाता है और NIA चार्जशीट में पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे, 3 जो मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो लश्कर तैयबान और TRF जैसे गुटों से ये जुड़ा हुआ बताया जाता है। जिसके ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पहलगाम के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और POK के में 9 टेरर कैंपस पर स्ट्राइक किया था। 100+ मिलिटेंसी मारने का दावा भी इसमें किया गया था और ये 2019 के ब्लैकआउट जैसा था लेकिन बड़े स्केल पर था। UNFATF रिपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया, लेकिन 26 में जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबान की सक्रियता पर काफ़ी सवाल जो है वो उठ रहे हैं। भारत FATF पाकिस्तान को फिर लिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की बात करें तो US और UN, UK आदि ने इसे लश्कर तैयबान को टेररिस्ट मानते हैं, पाकिस्तान से इसे जुड़ा मानते हैं। अब पाकिस्तान के अगर पक्ष की बात करें तो सभी आरोप फॉल्स फ्लैग या भारत की डिस इंफॉर्मेशन जो है वो बताता है। पहलगाम में जांच की मांग, लेकिन भारत ने इसका इनकार जो है वो कर दिया था।
पाकिस्तान खुद टीटीपी यानी कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रुप से पीड़ित लेकिन कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई समर्थन करता है। लश्कर तालिबान और जैसे मोहम्मद डिफंक्शन का दावा, लेकिन रिपोर्ट्स में ये लीडर्स फ्री हैं और सक्रिय हैं। कश्मीर में हिंदू मुस्लिम संबंध और कश्मीरियत की बात करें तो कश्मीरियत का अर्थ और इतिहास। कश्मीरियत कश्मीर की एक अनोखी पहचान है जो सदियों से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच सह अस्तित्व, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित मानी जाती है। यह शब्द मुख्य रूप से 20वीं सदी में उभरा, खासकर 1930 में डोगरा शासन, जहां हिंदू राजा द्वारा मुस्लिम बहुल राज्य के खिलाफ कश्मीर राष्ट्रवाद के संदर्भ में था। इसमें शामिल थे जैसे सूफी परंपराएं और साझा भाषा और हिंदू मुस्लिम परिवार में आपसी रिश्ते जैसे एक दूसरे के त्योहार मनाना, शिवरात्रि और ईद जैसे त्योहार आपस में मनाना। यह विचार 1947 के विभाजन के बाद भी मजबूत रहा, जहां कश्मीर को भारत की धर्मनिरपेक्षता और पाकिस्तान के धार्मिक राष्ट्रवाद के बीच एक अलग पहचान के रूप में देखा गया। कई लोग इसे सिनक्रेटेड कल्चर यानी कि मिश्रित संस्कृति कहते हैं, जहां हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते थे। 1990 के बाद बदलाव और गिरावट की बात करें तो 1990 के दशक में मिलिटेंसी के उदय ने कश्मीरियत को गहरा झटका दिया। कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन, लाखों हिंदू घाटी छोड़कर चले गए, जिसे कई लोग एथनिक क्लीनिंग या फोर्स्ड माइग्रेशन मानते हैं। धमकियां जो हैं वो काफ़ी दी जा रही हैं और टारगेट किलिंग से हिंदू मुस्लिम संबंधों में काफ़ी दरार डाली गई है। इनके अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ध्रुवीकरण काफ़ी बड़ा है। हाल ही में घटनाएं जैसे पहलगाम हमला और टारगेट किलिंग, वहीं मुस्लिम जनहाद जनबाज फोर्स जैसी धमकियों ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को और तनावपूर्ण बनाया है। घाटी में बचे पंडित डर में जी रहे हैं, जबकि कई मुस्लिम नेता कहते हैं कि पंडितों का स्वागत है, लेकिन स्थानीय वापसी मुश्किल लगती है क्योंकि वे नई जिंदगी बस चुके हैं। कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा, जहां सुरक्षा के साथ हिंदू तीर्थ यात्रा होती है। कुछ इलाकों में हिंदू मुस्लिम या सह अस्तित्व जारी है, जैसे सिया सिख गुज्जर समुदाय के साथ। रणनीतिक और कुछ राजनीतिक बहस की बात करें तो कई विश्लेषक कहते हैं कि कश्मीरियत अब खो चुकी या मर चुकी है, क्योंकि धार्मिक पहचान हिंदू वर्सेस हिंदू मुस्लिम मजबूत हो गई है। कुछ मुस्लिम नेता जैसे उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पंडित नहीं अकेले गए, हम भी अपनी पुरानी संस्कृति खो चुके हैं। मतलब दोनों पक्षों में नुकसान जो है वो काफ़ी हो चुका है। हिंदू संगठन इसे जेनोसाइड या धार्मिक सफाया कहते हैं, जहां अलग यूटी पनूम कश्मीर की मांग करते हैं। इसी से जुड़ी धार्मिक अगर स्वतंत्रता की बात करें तो आमतौर पर पूजा पाठ की आज़ादी है, लेकिन मिलिटेंसी हिंसा और धमकियां जारी हैं। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट्स में इसे हिंदू मुस्लिम हिंसा के आवधिक उल्लेख भी मिलते हैं। कुल मिलाकर कश्मीरियत आज एक रोमांटिक विचार बन चुकी है, जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक थी, लेकिन 1990 के बाद से रणनीतिक मिलिटेंसी जैसे धार्मिक राष्ट्रवाद ने इसे कमजोर कर दिया। घाटी में कुछ स्तर पर सह अस्तित्व है, लेकिन डर, असुरक्षा और अलगाववाद ने संबंधों को जटिल बना दिया है। धन्यवाद।